No, it shouldn't be. चैप्टर 4 है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज्ड बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो थोड़ा सा रेफरेंस एएस पढ़ाया क्यों जाता है, फिर एएस पढ़ाया क्यों जा रहा है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारा अलग अलग जगह पे अलग अलग अकाउंटेंट है ना। अकाउंटेंट है, हर अकाउंटेंट अगर अपना मुनीमगिरी दिखाने लगे, मतलब कि मान लो कोई अकाउंटेंट बोल रहा है कि हम डेबिट और क्रेडिट इंटरचेंज करके लिखेंगे, मतलब हम लोग को आदत है कि इस साइड को डेबिट बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं, और वो बोल रहा है कि नहीं, हम इस साइड को क्रेडिट बोलेंगे, इस साइड को डेबिट बोलेंगे। कोई बोल रहा है कि हम लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम केवल प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे, सब तो अपना मनमानी करने लगेगा। इसी वजह से कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है, और ये सेट ऑफ रूल्स बनाता कौन है? हर कंट्री का एक्सपर्ट बॉडी। हर कंट्री का एक्सपर्ट बॉडी, और हर कंट्री के एक्सपर्ट बॉडी में हमेशा दो एक कॉमन नाम है, वो है तुम्हारा गैप। और इंडिया में एक है आईसीएआई, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या पॉलिसी, GAAP। एक एएस होता है, एक इंडियस। हाँ, वो आएगा तो फर्क बता देंगे, ठीक है। तो GAAP, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या पॉलिसी, और आईसीआई बाकी फॉर्म करता है, ठीक है। नहीं, उसे हम लोग का में अगर कोई सीए हो तो उसको सीपीए, यूएस सीपीए। एएस तो हर जगह यही एप्लीकेबल होता है। निकालने के बाद हम देख पाते हैं, बोले वो बोले पाते थे कोई निकल के रहने। क्या बोल रहा है AS1 का इंट्रोडक्शन में? irrespective of extent of standardization, diversity in accounting policy is unavoidable for two reasons. First, accounting standards cannot or do not cover all the possible area of accounting, and enterprise have freedom of adopting any reasonable accounting policy in area not covered by the standard. देखो दो चीज होता है, जो गैप होता है, वो गैप एक्चुअली में हम लोग को पॉलिसीज बना के दिया है। क्या बना के दिया? पॉलिसी। और जो हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो समझो एक तरह से प्रिंसिपल्स बना के दिया है। बात समझा? तो पॉलिसी और प्रिंसिपल में डिफरेंस होता है। पॉलिसी क्या होता है? जहां पे ऑब्जेक्टिव सेट होता है, एक्टिविटी डिसाइडेड होता है, मतलब कि
प्रॉफिट का एग्जांपल के लिए एक बिजनेस का सब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कॉमन है, पॉलिसी कॉमन है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। अब कैसे कमाना है, क्या बेच के कमाना है, क्या करके कमाना है, वो आपका अपना अलग अलग एक्टिविटीज हो सकता है। और एएस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, कुछ बेच के ही, बेचना इज द प्रिंसिपल। बात समझ में आया? तो कह रहा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटेंड ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, डाइवर्सिटी, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कितना स्टैंडर्डाइज करना है, कितना डाइवर्सिटी है अकाउंटिंग पॉलिसी में, ये अनअवॉइडेबल दो रीजन के कारण। सबसे पहला रीजन ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट और डू नॉट cover all the possible area of accounting, and enterprise have the freedom of adopting the reasonable accounting policy। किस चीज का फ्रीडम है? अकाउंटिंग पॉलिसी का, क्योंकि पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, करना क्या है वो आप डिसाइड करते हो। लेकिन वहां पे जहां पे एरिया नॉट कवर्ड बाय द स्टैंडर्ड, जिस एरिया के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग पी बैलेंस शीट, उसमें बहुत सारा एस्पेक्ट्स है। अगर किसी एस्पेक्ट्स में स्टैंडर्ड्स नहीं है और वहां पे केवल पॉलिसी है, तो वहां पॉलिसी आप अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हो, रीजनेबल पॉलिसी। बात समझ में आया? तो since the enterprise operate in a diverse situation, दूसरा रीजन क्या है, हर कंट्री में या फिर किसी एक कंट्री में भी हर इंटरप्राइज सेम सिचुएशन से नहीं होकर गुजर रहा है। किसी का अच्छा टाइम चल रहा है, किसी बिजनेस का बुरा टाइम चल रहा है। क्लियर है बात? बोलना ये चाह रहा है। दूसरा चीज, हर एक हर एक बिजनेस को करने का तरीका सेम नहीं होता, हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से डिफरेंट तरीका से किया जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई एक ऐसा तरीका बनाया जा सके, कोई एक ऐसा पॉलिसी जो सबको समेट सके। बात समझ आया? तो उस पॉलिसी में हम ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है वो आपका बिजनेस ही डिसाइड करेगा। बात समझ में आया ना? इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप a single set of policy applicable to all enterprise for all time। अब जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, एएस बना दिया है पॉलिसी, एग्जांपल के लिए वहां पे लिख रहा है, मान लो एक एग्जांपल है, सबको पॉलिसी ये है, पॉलिसी है प्रॉफिट अर्न करना। अगर ये पॉलिसी ना हो करके अगर ये वर्ड स्टैंडर्ड होता, तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं लिखा होता, प्रॉफिट अर्न करना है और कैसे करना है ये भी लिखा होता। तो अब तो गड़बड़ होगा। कैसे करना है, क्योंकि बता रहे हैं प्रॉफिट अर्न करेगा एक किराना दुकान वाला भी, और प्रॉफिट अर्न अर्न करेगा एक इलेक्ट्रिक दुकान वाला भी, और प्रॉफिट अर्न करेगा एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन भी। करेगा कि नहीं? तीनों का बिजनेस एक तरीका का है। इसके पास ट्रांजेक्शन क्या है? ह्यूज। इसके पास ट्रांजेक्शन ह्यूज नहीं है। बात समझ रहा तुम? इसका प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रोडक्ट पे हाई है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रोडक्ट पे हाई नहीं है। तो कैसे एक ही तरीका सबके लिए बता सकता है प्रोसेस? बात समझ आया तुम? तो वही वो कहना चाह रहा है कि जो पॉलिसीज बताया जा रहा है वो पॉलिसीज में प्रॉफिट अर्न करने के बाद अब कैसे करना है, क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो, क्योंकि वहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं, और सबके लिए एक जैसा बनाना भी पॉसिबल नहीं। क्लियर है बात? इसी वजह से अकाउंट इतना बड़ा है, बट स्टैंडर्ड्स उसके नजर में 50 तो भी नहीं है। बस समझ में आया? तो अब मेरा दूसरा सवाल हम लोग का, कि आप दो बात बताएं कि पॉलिसी अलग होता है, स्टैंडर्ड अलग होता है, स्टैंडर्ड को पूरा फॉलो करना है, पॉलिसी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, और ये भी बात है कि पॉलिसी बहुत तरह का होता है। बात समझ में आया? तो बैक टू द जो पॉलिसी के एग्जांपल दिए थे, प्रॉफिट कमाना दो तरीका अब हम बता रहे। एक बार में कस्टमर का गर्दन काट लो, या तो कस्टमर को सेटिस्फाई करते रहो और उसके बाद प्रोडक्ट बेचते रहो, दोनों तरीका। क्लियर है बात?
जो बंजारा लोग हैं, ठीक है, बंजारा लोग मतलब समझती हो, जो घूम घूम के बिजनेस करता है। तो जो घूम घूम के बिजनेस करता है तो गर्दन काटने पे बिलीव करेगा। आज इस गली में आके सामान बेच रहा है, अब एक साल बाद ना आएगा इस गली में। लेकिन जो स्टेबल शोरूम या दुकान करके बिजनेस कर रहा है, बात समझ रहे हैं? तो वो भैया वो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बिलीव करेगा, क्योंकि अगर कस्टमर हर्ट हुआ तो रिपीट उसके पास आएगा नहीं। ये बात समझ में ये तो कह रहा है कि भाई पॉलिसी में भी बहुत सारा है। तो क्या हम एक टाइम पे सारा पॉलिसी अपना सकते हैं, या दो चार पॉलिसी अपना सकते हैं? तो उसका आंसर देखो क्या है। The accounting standard therefore permit more than one policy even in an area covered by it. Differences in the accounting policy lead to the differences in the report information even if the underlying transaction are same. अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या बोल रहा है, पहले लाइन समझो। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद परमिशन दे रहा है कि आप एक पॉलिसी से ज्यादा पॉलिसी आप अपना सकते हैं, इवन इन द एरिया कवर्ड बाय इट, उस जगह पे भी जहां पे ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। मतलब इसके ऊपर वाला पैरा में ये बात हो रहा था कि जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जहां पॉलिसी है वहां केवल पॉलिसी है। अब ये कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, आप पॉलिसी फॉलो करो और एक से ज्यादा पॉलिसी भी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इवन कभी कभी उस जगह पे भी पॉलिसी फॉलो कर लेना जहां पे ऑलरेडी हम अपना माथा मार के बैठे हैं। बात समझ में? एक से ज्यादा पॉलिसी एक टाइम पे कैसे फॉलो होगा? जब हम दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है, और किराने का दुकान है, एक इंसान आया है मेरे पास घर का राशन ले जाने, ठीक है, और एक इंसान आया है मेरे पास एक तो चॉकलेट खरीदने, क्या दोनों कंज्यूमर को सेम मोटिव से ट्रीट करेंगे? तुम खुद बताओ। जो कंज्यूमर चॉकलेट लेना है उसको क्या चाहिए? उसको हम ऐसा चॉकलेट बेचे जिसमें क्वालिटी कम हो लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि मेरे को उससे कमाना है। लेकिन जो मेरे पास राशन लेना है उसमें उसको ऐसा सामान हम डिलीवर करके भले प्रॉफिटेबिलिटी कम हो बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा हो, क्योंकि उसके बाद वो मेरे से दोबारा आए और मेरे से हर बार लेके जाए। तो सेम टाइम पे हम दो पॉलिसी अपना रहे कि नहीं अपना रहे? The qualitative characteristics of the comparability of the financial statement therefore suffer due to the diversity of the account. हाँ, इससे ये तो होगा, क्या होगा कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, सॉरी क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर होता है, क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। तो आपका जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है वो सफर करेगा ड्यू टू द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, वो सफर करेगा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बात सुनना है? तो बचपन में तुम लोग को याद होगा, जो दुकान तुम लोग को सबसे ज्यादा पसंद होगा सामान खरीदने के लिए, उस दुकान पे गार्जियन नहीं जाते होंगे। बात समझा? तो और जिस दुकान पे गार्जियन डेली का राशन का सामान लेने जाते होंगे वहां तुमको जाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसा सिंपल है। एक दुकान है, छोटा सा गुमटी बना के रखा है और उसमें सब कुछ वही भर के रखा है, सारा बच्चा का खाने वाला सामान। हाँ, सारा बच्चा का खाने वाला, तो वहां बड़ा जाके क्या ही करेगा? और जो घर का रेगुलर ग्रोसरी सामान खरीद रहा है वो बड़ा बड़ा स्टोर पे जाकर के वहां से खरीदेगा, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। बात समझ आया तुम? तो सेम शॉप के लिए बच्चों का ओपिनियन अलग है, बड़ों का ओपिनियन अलग है। बात समझ आया तुम? तो अगर आप एक सर्टेन टाइम पे एक से ज्यादा पॉलिसी अपनाइएगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन इससे आपका जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो सफर करेगा। बात समझ में आया? तो उसको अलग अलग इंसान अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ के मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है। क्लियर है बात? Since the uniformity is impossible and accounting standard permitted more than one alternative in many cases, it is not enough to say that all the standards have been complied with. For this reason, accounting standard 1 required the enterprise to disclose. अब यही रीजन है कि किस वक्त आप कौन सा पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बनाया गया है कि भाई आप कोई भी पॉलिसी इस्तेमाल करो, आप जो पॉलिसी इस्तेमाल करना चाहते हो करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 खाली कहता है requires the enterprise to disclose a significant accounting policy actually adopted by them in the preparation of their financial statement. यहाँ पे पता चलता है रीजन
कि क्यों आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि आप कोई भी पॉलिसी करो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉलिसी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जिस वक्त आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, अपना ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिस वक्त बना रहे थे, कैश फ्लो तैयार कर रहे थे, आप कौन सा पॉलिसीज इस्तेमाल किए हो, वो पॉलिसीज हमको बताओ। क्लियर है बात? Such disclosure allow the user of the financial statement to take the differences accounting policies into the consideration and make the necessary adjustment in the analysis of the such financial statement. अब क्या बोलना था सुनो, जब आप ये डिस्क्लोजर दोगे, ठीक है, तो किससे क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट किसको होना चाहिए, आउटसाइडर यानी कि यूजर्स को। अकाउंटिंग यूजर्स होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, अकाउंटिंग यूजर्स होता है ना, कौन कौन होता है अकाउंटिंग, डेटा क्रिएटर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, बैंक, दे आर द अकाउंटिंग यूजर। जब आप अपना पॉलिसी डिस्क्लोज करोगे तो वो लोग समझ पाएगा कि आपका पॉलिसीज में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेस उसको देखने को मिल रहा है, वो क्यों देखने को मिल रहा है, आप कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी अपना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या नेसेसरी एडजस्टमेंट उसको लेना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए तुमको एक एग्जांपल पे लेके चलते हैं। बैंक के पास, किसी एक बैंक के पास P1 और P2, ये दो पेंट का कंपनी है, क्या है, पेंट का कंपनी, दोनों है, दोनों अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट पेश किया है, FSR, दोनों पेश किया, करेक्ट। कंपनी पहले मतलब बैंक पहले पेंट कंपनी वन का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखा, और देखने के बाद उसको अंडरस्टैंडिंग आ गया कि अच्छा, पेंट का कंपनी लोग ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बनाता है। अब उसके मन में जो कैरेक्टर्स डेवलप हुआ है, उसी के आधार पर वो कंपनी टू का भी चेक करने जाएगा। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपनी, हम एग्जांपल दे रहे हैं छोटा सा, ये कंपनी क्या किया है, एसेट्स में से डिप्रिसिएशन लेस करके लिखा है, ठीक है, और जो वो डिप्रिसिएशन लेस करके लिखा है उसको वो डिस्क्लोज किया है, मतलब कि बैलेंस शीट में दिखाया है एसेट्स लेस डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये कंपनी क्या किया है कि डायरेक्ट एसेट्स का वैल्यू लिख दिया है, और ये डिप्रिसिएशन नहीं हटा के ये सीधे नोट टू अकाउंट में दिखाया है। कहां दिखाया है, पॉलिसी क्या है, डिप्रिसिएशन घटाना है, कैसे घटाना, हाउ, फिर नहीं बताया गया है। तो एक जन एसेट्स के नीचे बैलेंस शीट में घटा के दिखा रहा है, एक जन पीछे वर्किंग नोट पे दिखा रहा है, अपना अपना तरीका है। आप दोनों लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल किए हो, जब आप लोग ये चीज हमको क्या कर दोगे, डिस्क्लोज कर दोगे, तो मेरे को जानने में आइडेंटिफाई को आसानी होगा। तब हम दोनों का सही एसेट्स का दाम पता कर पाएंगे, हम बैंक हैं, और उस हिसाब से तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको किसको लोन देना चाहिए, किसको लोन नहीं देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है मेरा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करोगे, टू टेक द डिफरेंसेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, उससे पता चल जाएगा, और कंसिडर, उन सारे पॉइंट को कंसिडर करेगा, और नेसेसरी एडजस्टमेंट करके सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अपने अकॉर्डिंग फिर जांच कर पाएगा। बात सुना है तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे देखने में किसी एक का एसेट ज्यादा लगे, किसी एक का एसेट कम लगे, क्योंकि भाई एक जान तो सामने लेस किया, एक जान तो पीछे लेस किया। हो सकता है कंपनी लाइबिलिटी साइड दिखा रहा हो डिप्रिसिएशन, लेकिन आप कौन सा पॉलिसी अपना बताएंगे तो हम सबके एसेट्स का एक्चुअल अमाउंट में से एक्चुअल डिप्रिसिएशन घटा के देख पाएंगे, एसेट्स इतना इतना का है, तो इस कंपनी को इतना अमाउंट का लोन दे सकते हैं, दूसरे कंपनी को इतना अमाउंट का, तीसरे कंपनी को इतना अमाउंट का। बात समझ में आया? तो अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो फिर बैंक वाले को प्रॉब्लम होगा, और बैंक वाला कौन है, एक अकाउंटिंग यूजर है आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट का। बात समझ में आया? तो क्लियर है यहाँ तक? पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन,
Disclose the policy of the accounting policy is to be promote better understanding of the financial statement by required a disclose of significant accounting policy in orderly manner as explained in the preceding paragraph. इसके पहले वाला पैराग्राफ में सेम बात रिपीट था. Such disclose the facility the more meaningful comparison between the financial statement of the different enterprise for same accounting period. The standard क्या बोल रहा है ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिस्क्लोजर से सच डिस्क्लोजर फैसिलिटेट. आप जो डिस्क्लोजर दे रहे कि आप कौन सा पॉलिसी अपना है ये मोर मीनिंगफुल हो जाता है कंपेयरिंग के पॉइंट पे कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज दो अलग अलग कंपनी का फॉर सेम अकाउंटिंग पीरियड. ये जो दो कंपनी था पेंट वन पेंट टू ये दोनों दिया था अपना अकाउंटिंग रिपोर्ट कब का दिया था 2023-24 का. कब का दिया था 2023-24 का. तो आपके डिस्क्लोजर देने से सेम अकाउंटिंग ईयर में दो डिफरेंट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने में अकाउंटिंग यूजर्स के लिए आसानी हो पाएगा. इस वजह से AS1 बना. बात सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत. अच्छा एक और चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए बना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए बना है. फॉलो कर रहा है कोई बट बेनिफिट होगा किसी और को. इसका मतलब क्या फॉलो करेगा वो जो जिस कंपनी का अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करेगा. करेक्ट. लेकिन बेनिफिट किसको होगा जो उस कंपनी का अकाउंटिंग जो प्रिपेयर करेगा और बेनिफिट होगा उसको जो अकाउंटिंग कंपनी का रिपोर्ट रीड करेगा. शेयर होल्डर को यूजर्स को. बात समझे तो कोई दिक्कत इसमें. क्योंकि अगर बताओ हिसाब रखना है हिसाब तो हम तो अपने तरीका से अपना हिसाब रखेंगे और अपने तरीके से खुद को तो समझा देंगे. हमको ऐसा हिसाब रखना है कि मेरे होने या ना होने पे भी मेरे द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाए सामने वाला इंसान उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ पाए. तो उसको पता होना चाहिए ना कि हम क्या टेक्निक्स या क्या पॉलिसीज अप्लाई किए हैं अपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए. तो वो सारा टेक्निक यानी कि सारा पॉलिसीज हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में. बात समझ में आ रहा है? जैसे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ये पॉलिसी है. ये स्टैंडर्ड नहीं है ये पॉलिसी है. करेक्ट. AS1 स्टैंडर्ड है जो AS1 बोल चुका है कि हम क्या AS1 है डिस्क्लोजर. क्या बोल रहा है AS1 का नाम पढ़ो एक बार क्या था. डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की तुम बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में. AS1 के अंदर क्या आ रहा है पॉलिसी आ रहा है. तो दिक्कत इसमें. करेक्ट है बात. अच्छा 3 कॉमन पॉलिसी पहले क्या रहा है. गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूअल. गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है. गोइंग कंसर्न बिजनेस फ्यूचर में है. बिजनेस फ्यूचर में रन करेगा. हाँ हाँ. तो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ event, uncertain event, we assume to run business as lifelong as इरिस्पेक्टिव ऑफ अनसर्टेन इवेंट. भाड़ में गया कि कब क्या कैसे होगा कोई मालिक जिया मरा जो होगा. लाइफ लॉन्ग जब तक बिजनेस का लाइफ खुद का बिजनेस का लाइफ है तब तक बिजनेस चलेगा टिल दिन. बात समझा तुम.
कंसिस्टेंसी अप्रोच का मतलब क्या हो गया? ठीक है, इस अप्रोच का मतलब हो गया जो चार स्टैंडर्ड प्लस टेबल फॉलो हो गए। हाँ, वंस यू फॉलो ऑल्सो यू शुड फॉलो। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो कोई पाप लग जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट ये अच्छा है, आप एक बार जो तरीका बनाए वही तरीका अगर लाइफ टाइम का चलते रहे तो बेटर है। एक्रूअल बेसिस, तुम लोगों को पता है दो तरीका होता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड करने का दो तरीका होता है, कौन कौन सा? एक तरीका होता है एक्रूअल बेसिस, एक होता है रिकॉर्ड एक्रूअल बेसिस, एक होता है कैश। हम कैश को या बहुत लोग कैश को ट्रेडिशनल तरीका बोलते हैं। जैसे पहले दुकान दुकान में क्या होता था? हाँ, ये इतने 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 रुपए का माल बिका है, इतने इतने इतना रुपए का माल खरीदे, सामान खरीदे, ट्रेडिशनल अप्रोच। एक्रोल अप्रोच क्या होता है? ये बिलीव करता है पीरियोडिसिटी पे, यानी कि पीरियड पे, किस पीरियड के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस पीरियड के लिए जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसी रिस्पेक्टिव पीरियड में ऐड होगा। तो एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हो गया? इसमें पैस मैटर नहीं करता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या हो गया? Transactions are recorded with effect of their time period, अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा। बस में कोई दिक्कत? याद रखना एक और चीज, इसमें ड्यू और फॉल का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ड्यू और फॉल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? अगर मेरे को हर महीना का 5 तारीख को LIC का पेमेंट करना है, तो ऐसा हो सकता है कि हम 5 को पेमेंट ना करके 15 तारीख 20 तारीख को कर रहे हैं, बट मेरा उस दिन डेट ड्यू हो चुका है या डेट मेरे ऊपर फॉल कर चुका है, तो मेरे को उस दिन एक ट्रांजेक्शन का तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या डेट हो चुका, पेमेंट नहीं किए हैं, आउटस्टैंडिंग का जनरल एंट्री, बात समझा रहा था। और जिसको 15 या 20 तारीख को जब आप पेमेंट करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग एंट्री को आप फिर से पेड जब करेंगे तो नलीफाई हो जाएगा। बस में तो कोई दिक्कत है इसमें? जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ये क्लास 11 में नहीं सिखाया जाता आमतौर पे। 5 तारीख को मेरे को LIC का पेमेंट करना था, ठीक है, LIC का प्रीमियम पे करना है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो चुका है, लेकिन पैसा पे करते तब ना टू बैंक लिखते हैं, पे तो कर नहीं रहे हैं। टू इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब जब हम 15 तारीख को, या 5 तारीख का मेरा एंट्री है, जब हम 15 तारीख को पेमेंट करने जा रहे हैं तब क्या लिखेंगे? फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, नहीं नहीं नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो चुका है। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब तुम लोग बात बोलोगे कि भैया आप जो भी काम किए, टू इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग क्रेडिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो कट गया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, नेट इफेक्ट तो यही बचा ना। तो डायरेक्ट एक ही एंट्री करते, 4 एंट्री करने का। बात बिल्कुल सही है। हो सकता है इफेक्ट तुम जो बोल रहे हो उससे भी सेम है, बट अकाउंटिंग तरीका जो है वो एक्रूअल बेसिस बोलता है। तो ड्यू डेट या जिस दिन डेट फॉल हुआ उस दिन पर आपको एंट्री करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग का। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, मस्त बात। अगर ऊपर दिए हुआ तीनों फंडामेंटल अजम्पशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इफ फॉलोड, बढ़िया बात है, लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, डिस्क्लोज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया क्यों नहीं करेंगे? हम लोग का कंपनी लॉ है,
तुमको पता है कंपनी लॉ में नहीं बताया है, ये नहीं बोला है कि एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है कंपनीज को, बोला कैश या एक्रूअल बेसिस पे फॉलो करना है। एलएलपी को कैश या एक्रूअल बेसिस पे करना है, दोनों दोनों में से जो मन हो। ये तो अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक्रूअल बेसिस कर रहा है, क्यों? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सब एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। बात समझा? तो क्या रहा है कि अगर आप नहीं इन तीनों में से कोई भी फॉलो कर रहे हैं, अगर इफ नॉट फॉलो, तब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर फॉलो कर रहे हो तो ये बात डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अब वो अच्छा, गोइंग कंसर्न क्या होता है, समझ में आ गया? एक और चीज बोलो, चलते रहने के लिए क्या चाहिए? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है ना, कंपनी चलता रहे। कंपनी को हटाओ साइड में, इंसान को चलते रहने के लिए क्या चाहिए? खाना, डेट मीन एनर्जी चाहिए तब वो चलेगा। कंपनी का एनर्जी क्या है? प्रॉफिट। तो कंपनी को गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बनने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट। और प्रॉफिट से भी तगड़ा उसके लिए क्या चाहिए? रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही लाइन लिखा है, रिटेंशन ऑफ द प्रॉफिट। बस समझा तो? आगे क्या बात है? Accounting refer the practice using the same accounting policy for similar transaction all accounting period. ये कहना चाह रहा है बेटर होगा, कंसिस्टेंसी रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। जो पॉलिसी आप एक बार फॉलो की सेम, वो सिमिलर ट्रांजेक्शन के लिए आप ऑल अकाउंटिंग पीरियड यानी कि हर साल फॉलो करो तो बेटर होगा। एक्रूअल बेसिस क्या होता है हम लोग पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है एक्रूअल बेसिस में। और जो कंपनीज एक्ट वाला बात था, वो देखो यहाँ पे तुमको लिखा हुआ मिलेगा। बात समझा? तो जैसे हम जो कंपनीज एक्ट का एग्जांपल लिए तो पूरा ही पढ़ना, पढ़ो देखो। कंपनी लॉ सीधा सीधी नहीं, कैसे बोला है? पहले तो कंपनी लॉ बोला है कि दोनों में से कोई फॉलो करो, क्या बेसिक लो, लेकिन क्या बोला? डिस्पाइट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नॉट एक्चुअली अर्न। ठीक है, आपको क्या सच में प्रॉफिट कमाए हो ये पता नहीं चले तो फायदा फिर बिजनेस करके क्या? ऐसे में मतलब ये लोग हर एक लिखने का तरीका वो नेगेटिव वे में लिखता है, हम्म, इससे क्या बेनिफिट होता है? लॉ बोलिए, अकाउंट्स बोलिए, कोई भी सब्जेक्ट में लोग हम लोग स्टेटमेंट जैसे सीधा लिखते हैं ना पॉजिटिव में, ये लोग घुमा के नेगेटिव वे में। 2 मिनट 2 चीज समझाते हैं। पहले एक तो चीज सुनना, प्रूडेंस कंसेप्ट सुनी हो? प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है? प्रूडेंस कंसेप्ट होता है ना कि आप फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड। देयर इज अ सिग्नेचर ऑफ निगेटिविटी। दूसरा बात, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़े हैं ना? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। वहां पे अगर ढंग से ऐसा भी हो सकता है ना कि एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिख सकते था? हम जो सोचे वो गलत हो सकता है, रियलिटी गलत, नेगेटिव। बात समझ आते हो? तो अकाउंट्स में या कहीं पे भी जब आप कोई नेगेटिव अप्रोच लेके चलते हैं और तब आपके साथ अगर पॉजिटिव होता है, इट्स बेटर, आपको सर्वाइवल का चांस मिलेगा। लेकिन आप पॉजिटिव सोच के चल रहे हैं और नेगेटिव हो जाएगा तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पीवीटीटी बनाते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड एंड देयर इज अ नेगेटिव अप्रोच कि पैसा डूब जाएगा, है ना, कि पैसा डूब सकता है। क्रेडिटर के लिए क्यों नहीं बनाते हो कि हम भी क्रेडिटर का पैसा मार लेंगे?
ये तो नहीं बनाते हो, तुम्हारी लिए तो पॉजिटिव अप्रोच हो जाएगा ना तब ये। ठीक है, अच्छा चलो वो बात छोड़ो, वो तो हो गया कि गलत बात कि भैया क्रिएटर का पैसा हम कैसे मार सकते हैं। ये क्यों नहीं बनाते कि कोई डेटर एडवांस में पैसा देगा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या? हम ही जाते हैं किसी दुकान पे, बस में तो 70 रुपए का सामान लेते तो 3 रुपए बोलते बाद में आके दे जाएंगे, तो एडवांस दे के आए कि नहीं, है या ना? तो आप बताओ कि ऐसा नहीं होता, तो वो क्यों नहीं बना कि हाँ कि देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ एडवांस पैसा आ जाएगा, है कि नहीं सपन? अच्छा, कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन एक्चुअली अर्न ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, जो कि आपको केवल और केवल एक्रूअल बेसिस पर पता चलेगा, कैश बेसिस से पता नहीं चलेगा। अकाउंटिंग इज जनरली फॉलोड बिकॉज ऑफ इट्स लॉजिकल सुपियोरिटी ओवर द कैश बेसिस। अच्छा, यही रीजन है कि पूरा अकाउंटिंग में सब कोई एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है, क्योंकि वो लॉजिकली ज्यादा बेटर है, ठीक है, कैश बेसिस के मुकाबले। क्योंकि अगर कैश बेसिस पे आ जाएंगे ना तो किसी कंपनी को फायदा ही नहीं हो रहा है। आज हर ट्रांजेक्शन में 90% ट्रांजेक्शन, मतलब एक कंपनी अगर साल में 20 लाख का सामान बेच रहा है तो 18 लाख तो क्रेडिट में ही बेच रहा है। तो धीरे 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 पैसा आ रहा है कलेक्शन फ्रॉम रिटर्न। तो कैश में क्या दिखाएगा, 2 लाख रुपए का सेल किया है और पूरा 18 लाख का स्टॉक गायब हो गया है। तुम खुद सोचो, मैच कर रही है बात? सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज मेक इट मैंडेटरी, तब जाके सेक्शन 128 सब सेक्शन मैंडेटरी क्या है, द कंपनी टू मेंटेन द अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस ओनली, कि केवल एक्रूअल बेसिस पे होगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेसली स्टेट द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैज been followed in the preparation of the financial statement. In case the income expenditure is recognized on cash basis, the fact should be stated. और अगर कोई ऐसा इनकम है जो कि कैश बेसिस पे ही चल रहा है खर्चा, वो आप बता दो कि ये कैश बेसिस पे ही चलता है। क्लियर है बात? रिकॉर्डिंग तो देखना ना बाद में। पूरा टाइम है, मैं तो बताना मुश्किल है। एक्चुअली 11-12 बजे तक, 11-11 बजे ये कंफर्म नहीं है, एनर्जी के ऊपर है। फोन कर लेने एक बार पूछ लो, पूछ लेते हैं। अच्छा, अच्छा, एग्जाम्पल देखो आपको कैसे डिस्क्लोज करना है। बैलेंस शीट बना हुआ है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज, क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्रीज। तो स्टॉक का जो तुम्हारा वैल्यू आया है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, वो कौन सा मेथड से आया है? फीफो से कि वेटेड से, कि और कोई मेथड से? बस ना, फीफो से कि वेटेड से। अब देखो बात क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है स्टॉक के लिए, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, उसमें दो ही मेथड दिया हुआ है, फीफो और वेटेड। बट जब तुम लोग कॉस्टिंग में स्टॉक लेजर बनाना सीखोगे तो बहुत सारा मेथड है। हो सकता है आप कोई और मेथड फॉलो करोगे, वो बात डिस्क्लोज कर दो कि आपको जो इन्वेंट्री आया है वो किस मेथड से आया और मेथड का पैटर्न क्या है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बता दो, आप डायरेक्टली बनाए हो या इनडायरेक्ट मेथड, ये होता है डिस्क्लोज करने का तरीका। और अगर ये चीज पढ़ने बैठो तो एक बात याद रखना कि दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, ऐसा नहीं है कि आप 10-15 चीज पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ये एंडलेस है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अब बात कर रहे हैं
कि आप खुद के लिए अब ये बात कर रहा है कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू portray a true or fair view. अच्छा, याद रखना ट्रू और फेयर व्यू ये वर्ड अपने में बहुत खतरनाक। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, हम एक प्रॉपर्टी खरीदे, क्या खरीदे, प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी खरीदे 27 मार्च को, ठीक है। रजिस्ट्री हो रहा है 3 अप्रैल को। अब बीच में फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, लीगली एसेट्स मेरा कब हो रहा है, रजिस्ट्री 3 अप्रैल को कर रहा है ना, तो 3 अप्रैल को आ रहा है। एसेट्स मेरे पास आ कब गया था, 22 मार्च। उस एसेट्स पे काम करना भी हम स्टार्ट कर दिए थे। उनका लीगल काम करना है। तो बताओ क्या किया है। ये बात जान के ना झटका लगेगा, अकाउंट्स कहता है कि ट्रू और फेयर व्यू दो रेदर देन लीगलिटी। 27 को ही शो करो तुम, बात समझा। तो इसी वजह से याद करो, जब हम लोग बचपन में डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे तो जिस दिन मशीन खरीदा उसी दिन से डिप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट। लेकिन टैक्स में जब बनाते हैं तो टैक्स में पुट टू यूज लेते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो पहला बात तो आप वो पॉलिसी अपनाओ जो आपके लिए ट्रू और फेयर व्यू दे rather than legal. दूसरा, prudence. In the uncertainty associated, the future event profit are not anticipated. ये बात पहले ही बता दी। प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब ये सिखाता है कि अगर फ्यूचर इवेंट में कोई प्रॉफिट छिपा हुआ उसको आप नहीं करोगे, बट अगर लॉस है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ लॉस हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है भविष्य में कोई प्रॉफिट होगा उसको आप नहीं मान सकते अनटिल अनलेस जब तक वो प्रॉफिट आपका हो ना जाए। लेकिन लॉस भले ही नहीं हुआ है, आप अभी से उसको एंटिसिपेट करते हुए चलना पड़ेगा, प्रूडेंस। तो ये भी याद रखना कि जिस वक्त आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो तो 4 बात का ध्यान रखना कि आपके इस अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने से कहीं प्रॉफिट तो गलती से नहीं लिख दिया जाएगा ना। मतलब आप जो तरीका अपना रहे हो उस तरीका में ऐसा तो नहीं ना हो कि फ्यूचर प्रॉफिट पहले ही रिकॉर्ड होने लगे। क्लियर है बात। दूसरा, लॉस आर नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। लॉसेस आर नॉट अंडरस्टैंड, जिसमें हमको लॉस समझ में आ ही ना कि लॉस कितना हुआ है, लॉस क्लियरली समझ में आना जरूरी है। आप जो भी पॉलिसी अपनाओ, अगर मान लो हम कैश बेसिस अपनाएंगे तो एक्चुअल लॉस का भी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम सामान तो बेच दिए 20 लाख का, कैश में आया है 2 लाख रुपया, 18 लाख रुपया कैश तो पता नहीं चल रहा, तो क्या 18 लाख रुपया लॉस हो गया, कभी तो रिकवर होगा ना। और नेक्स्ट ईयर हम सामान बेचे 2 लाख रुपया और सामान और रिकवर हो क्या है पुराना 18 लाख, तो इस तरह हम 18 लाख का प्रॉफिट कमा लिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहा है खुद का बिजनेस में। नेक्स्ट, एसेट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड, आप जो तरीका फॉलो कर रहे हो उससे एसेट्स का वैल्यू नहीं बढ़ना चाहिए। और लाइबिलिटी आर नॉट, ठीक है, अंडर स्टेटेड, लाइबिलिटी का वैल्यू घटना नहीं चाहिए। आपको जो पॉलिसी अपनाना अपना 4 बात याद रखना है। प्रॉफिट सामने नहीं आना चाहिए, फ्यूचर इवेंट वाला, लॉस पता क्लियरली चलना चाहिए, एसेट्स बढ़ा के नहीं लिखना है और लाइबिलिटी घटा के नहीं लिखना है। बात समझ में आया तो कोई दिक्कत। The most common example of the prudent selection accounting policy in policy of valuing the inventory, क्या बोल रहा ध्यान से देखो।
एक एग्जांपल दे रहा हूं, कह रहा है सपोज ए ट्रेडर परचेज 500 यूनिट ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ 10 रुपया पर यूनिट, कितना में 10 रुपया पर यूनिट। ही सोल्ड 400 आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 15 रुपया पर यूनिट, खरीदा है 10 में, बेच रहा है 15 रुपए में। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द पर यूनिट ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल इज 15। द ट्रेडर शुड वैल्यू द स्टॉक एट 10 रुपीज पर यूनिट, thus ignoring the profit, ठीक है, of 500 that he may earn the next accounting period by selling 100 unit unsold article. If the net realizable value per unit of unsold article is 8, then the trader should value 8 recognized value of the loss 200। क्या बोल रहे हैं, चाला ध्यान से। ठीक है, एक इंसान 500 पीस सामान खरीदा है, 10 रुपए में खरीदा है, टोटल हो गया 5000 का, करेक्ट। उसको बेच दिया, उसमें से कितना आर्टिकल बेच दिया, 400 आर्टिकल 15 रुपए करके बेच दिया, और आराम से 15 रुपए करके बिकेगा, इसको पता है। तो टोटल कितना हो गया भैया, टोटल हो गया तुम्हारा 6000 रुपए। कितना हो गया, 6000। क्लियर है बात। मेरे पास 100 पीस बचा है ना, अभी भी 100 पीस बचा है ना। अब अकाउंट्स का एक कंसेप्ट है कि स्टॉक को वैल्यू लगाओ नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, किस पे लगाओ, अब बताओ। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जैसे ही कल सुबह होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर होगा, ये तो 15 रुपए करके फिर बिकेगा। तो हम क्या 15 बता देंगे, तो 15 रुपए करके क्या लगा दिया जाए। अगर 15 रुपए करके लगा देंगे तो 1500 का हो जाएगा, जिसमें कि 500 रुपया तो प्रॉफिट है। तो क्या प्रॉफिट अभी हुआ है हम लोग को, तो प्रॉफिट को तो एंटिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब तुमको वो 100 पीस को किस दाम पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, प्रॉफिट घटा के 10 रुपए, यानी कि कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ये कंसेप्ट सिखाया गया है ना, वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे हो गया 1000 रुपया, ये प्रॉफिट था। तो प्रूडेंस कंसेप्ट के लॉजिक के हिसाब से प्रॉफिट को क्या कर दिए, डिनाई, करेक्ट। लेकिन अगर क्या हो कि हम 10 पे खरीद के लेके चल रहे हैं, अब भले ही कल सुबह 15 में बिकेगा, लेकिन आज रात को दाम घट के 8 रुपया हो गया है, क्या हो गया है। तो हम इसको अब कितना में रिकॉर्ड करेंगे, 100 पीस इंटू 8, 200 रुपए का लॉस। सोचो जब प्रॉफिट हो रहा था तो मना कर दिए थे, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो दिखा रहे, क्योंकि हम रूल क्या बना दिए प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब तो मार्केट प्राइस 10 है और तुम्हारा, सॉरी, अपना मार्केट प्राइस 8 है और कॉस्ट प्राइस तुम्हारा क्या है 10 है, विच एवर इज लो। तो इस चक्कर में लॉस सामने दिख गया ना, प्रूडेंस कंसेप्ट। लेकिन प्रूडेंस कंसेप्ट प्रॉफिट को सामने दिखने नहीं दे रहा था। तो ये जो लाइन बना है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ये किस पे बेस करके बना है, प्रूडेंस कंसेप्ट को बेस करके बना है। बात समझ तो इतना डिजाइन से बना है कि प्रॉफिट सामने आएगा ही नहीं, लॉस सामने आएगा। प्रॉफिट तभी सामने आएगा जब वो सामान बिकेगा, लेकिन लॉस बिके या ना बिके वो सामने आ जाएगा। क्लियर है बात। थोड़ा मैं जो बताए थे वो कि मशीन खरीदो और फिर रजिस्ट्रेशन तो सब्सटेंस थोड़ा कम हो गया है, पढ़ के बताया था। इसमें दिया नहीं थोड़ा क्या। एक तो सब्सटेंस और transaction and other events should be accounted for and presented in accordance with their substances and financial reality। एक तो जो अभी जो एग्जांपल दिए, वही तो बोले बेचने जमीन रजिस्ट्रेशन, हाँ जो अभी एग्जांपल दिए तो अभी बोला ना, ट्रांजेक्शन एंड द अदर इवेंट शुड बी अकाउंटेड एंड फॉर द प्रेजेंटेड इन द अकॉर्डेंस विद द सब्सटेंस। फाइनेंशियल रियलिटी हमको चाहिए, नॉट मियरली द लीगल फॉर्म। लीगली कब खरीदे हैं, 3 अप्रैल को जो एग्जाम, 27 मार्च को हम लीगली 3 तारीख को खरीदे हैं। तो मेरा, लेकिन हम किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे, सब्सटेंस
ओवर फॉर्म। अच्छा, मटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मटेरियल का मतलब क्या होता है भैया? मटेरियल का मतलब तुम लोग को पता है, रॉ मटेरियल माल जो प्रोडक्शन के लिए होता है। मटेरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम दैट इज द आइटम नॉलेज ऑफ माइट influence the decision of the user of the financial statement. Materiality is not always a matter of relative size. For example, a small amount by the fraudulent practice certain employee can indicate a serious flaw in the enterprise internal control system, requires the immediate attention to the avoid a greater loss in the future. In certain cases, the quantitative limit of the materiality is specified. A few such cases are given below. क्या बोलना चाह रहा हूं? ध्यान से सुनना। ये लाइन ये बोलना चाह रहा, तीन चार बातें। जगह जगह जगह। हम्म। पहले तो मेटर्निटी का मतलब समझो। दो कंपनी का बैलेंस शीट है, एक टाटा का और एक एम2एस का। टाटा एम2एस कंपनी पहले क्या किया है? एम2एस कंपनी के पास एसेट्स था। क्या था? एसेट्स 100 करोड़ का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। क्या 100 करोड़ सच में ज्यादा हो ज्यादा? 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए का एसेट। उसको हम लोग क्या किए हैं, जानबूझ के कि अनजाने में, भी इसका डिस्कशन नहीं है। हम लोग उसको क्या किए हैं, एसेट्स अच्छा को। भैया, एक बेसिक सेकंड क्वेश्चन है। लाख और करोड़ जो होता है ये अलग चलेगा, मिलियन ये सब अलग चलेगा। हाँ, ये विदेशी कैलकुलेशन में मिले। तो अब यहाँ पे क्या है, 100 लाख और यहाँ पे 150 लाख। कितना का गड़बड़ी की है? 50 लाख। हाँ या ना? टाटा कंपनी का पास भी एसेट्स है। टाटा कंपनी के पास टोटल एसेट्स है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 10 लाख करोड़ का। ये बहुत कॉमन अमाउंट है। ठीक है, टाटा कंपनी के लिए 10 लाख करोड़। कैलकुलेटर होगा ना टाटा कंपनी में? कैलकुलेटर का नाम कितना? 100 रुपया, 120 रुपया, 130 रुपया, 400, 500, जो भी मानते लोग, 100 रुपया। टाटा कंपनी पिछले साल कैलकुलेटर खरीदा था। कितना पीस कैलकुलेटर खरीदा था? फॉर एग्जाम्पल समझो, 10,000 पीस कैलकुलेटर खरीदा था और एक कैलकुलेटर 500 का। कितना का? तो टोटल अमाउंट कितना हो गया कैलकुलेटर? 50। कोई दिक्कत इसमें? टाटा कंपनी ये 50 लाख का एसेट कैलकुलेटर एक दिन यूज होगा कि मोर देन 1 ईयर? ठीक है, तो टाटा कंपनी गलती से इसको कहां पे शो कर दिया? पीएल में शो कर दिया। कहां कर दिया? पीएल में। और हम लोग भी ये 50 लाख रुपए जो है, बात समझना, तो ये 50 लाख रुपया हम लोग भी बाई मिस्टेक लिखे हैं। अच्छा बताओ, दोनों कंपनी से मिस्टेक कितना का हुआ है?
50-50 लाख। जो पूरा एसेट है उसके अकॉर्डिंग 50 लाख बहुत कम है, लेकिन आप तो उसके मुताबिक 50 लाख बहुत ज्यादा है, तो उसका मिस्टेक कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं, बट आप ठीक है। उससे बड़ा एक दूसरा प्रॉब्लम है। अंकिता बोल रही कि भैया 10 लाख करोड़ उसका है, उसमें 50 लाख का गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा 10 लाख करोड़ 50 लाख छोटा सा अमाउंट है, परसेंटेज, और आपका तो भैया यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है सीधे ही, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा बात है क्या, अमाउंट पे अगर फोकस करते, दोनों 50 लाख है ना, जो दूसरा चीज बताना चाह रहे हैं, पहला चीज तो ठीक, दोनों 50 लाख का ही गड़बड़ी की है, बात है। लेकिन ये जो टाटा का मिस्टेक है ना, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिख देना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट दे रहा है, बात है। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट का मतलब हम सारा एसेट्स को 50% बढ़ा दिए हैं, 100 लाख का था उसको हम 50% बढ़ा दिए हैं, और वो एसेट्स, वो जो गायब किया 50 लाख रुपए, गायब भी नहीं किया, उसको एसेट्स ट्रीट करना चाहिए था, गलती से एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, बात समझ में आया तुम, कोई दिक्कत। और उसको तो आप ठीक कर सकते हो कि पीएल से उठा करके लाके आप पे रख दोगे, कि मेरा जो 50 लाख सीधे हम बढ़ा दिए, कहां से बढ़ाए, कहां से आए, क्या एसेट्स खरीदे, उसको कोई प्रूव होना चाहिए ना। तो अमाउंट मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि आपसे जो मिस्टेक हुआ है उसका असर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना बड़ा पड़ रहा है, बात समझ में आया तुम। यहाँ पे यही बात समझाने का कोशिश कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, मटेरियल आइटम, आइटम item, the knowledge of the might influence the decision under the use of the financial statement. Materiality is not matter the size. For example, ये चीज समझो, for example, a small amount lost by the fraudulent practice, a certain employee can indicate a serious flow. कई बार एक छोटा सा अमाउंट कंपनी का एक बहुत बड़ा मिस्टेक पकड़ के निकाल सकता है, बात समझ में आया तुम। द एंटरप्राइज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा कर सकता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या करो ना, आपके पास दो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी बनाते हो, एमओए और एओए। देखिए एग्जांपल दे रहा है कि जब आप एओए बनाओ और जब अपना रूल लिखो, ठीक है, तो आप एक ऐसा काम कर लो, जैसे एग्जांपल कितना जब बना, ये बनाया है कंपनी फिर से कुछ का, कंपनी शुड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट ऑफ एडिशन इंफॉर्मेशन, कंपनी नोट ऑफ एडिशन इंफॉर्मेशन देगा, कब देगा, रिगार्डिंग एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, कोई भी कमाई या खर्च हुआ हो विच एक्सीड 1% ऑफ रेवेन्यू, आपको 1% समझ में आ रहा है, 1%, 5% समझ में आ रहा है, 5%, कि कोई भी चीज अगर मेरे रेवेन्यू का 5% या उससे ज्यादा का होगा ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन के लिए हम स्पेशली पूरा डिस्क्लोजर देंगे। ऑपरेशन या फिर 1 लाख विच एवर इज हायर, कोई भी एक ऐसा खर्चा, जैसे मेरा ट्यूशन है, मेरा ट्यूशन में हम साल भर में कितना ही मान लो आता होगा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, एक मानते हैं 5 लाख रुपए, तो हम एक रूल बना देते हैं कि मेरा ट्यूशन में कोई भी इनकम मेरा साल भर का कमाई का 10%, ठीक है, या फिर 20,000 रुपये, बात है, एक्सीड करता है, तो हम वो 20,000 रुपये को डिस्क्लोज करेंगे, वो पैसा आया कहाँ, गया कहाँ, हुआ क्या, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा, बात समझ में आया आपको?
AS1 इतना देर से पढ़ के कंसेप्ट समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में ऊपर जितना पढ़े हो वहां से कुछ नहीं पूछेगा। सीए के एग्जाम में, सीएमए में मान लो पूछ भी देगा कि प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है, 5 मार्क्स का नोट्स लिखो, एक्रूअल बेसिस क्या होता है सीएमए में। सीएमए तो ऐसे ही नहीं पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन है जो, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से जो पूछता है, ठीक है, और जिसके लिए रट्टा हो, मतलब इसको रट के चल जाए एग्जाम में, ये लिख करके आने पे ये इंग्लिश 5 नंबर पक्का मिलेगा। क्या है ये, तो इसको हाईलाइट कर दे। इतना इंपॉर्टेंट है ये। डिस्क्लोज ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, फल तो इतना दूर ये सिखा है कि डिस्क्लोज किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है, आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज को। अब ये सिखा रहा है कि जब आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज होगा तो वो भी बात बताया जाता है कि हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं। पॉलिसी बताना एक मैटर है, पॉलिसी चेंज हो रहा है ये बताना एक मैटर, और अगर आप पॉलिसीज फॉलो नहीं करते वो बात बताना एक मैटर। सारा 3 कंसेप्ट गोइंग कंसर्न, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज अ मटेरियल इफेक्ट, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट इफेक्ट, जिससे प्रभाव पड़े इन द करेंट पीरियड, या तो इस पीरियड में, और विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड, आने वाले भविष्य में, शुड बी डिस्क्लोज। ये पहला लाइन है, एग्जाम में इतना लिख करके उसके पैरा ट्विस्ट कर देंगे। बात समझा, तो यहां तक क्या बोला है कि कोई भी चेंजेस आपको लग रहा है जो सिग्निफिकेंट मटेरियली मैटर कर रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट छोड़ेगा, या तो इस साल या तो आने वाले साल में उसको। दूसरा, इन केस ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैव द मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, द अमाउंट बाय which any item in the financial statement is affected by such changes should be disclosed। और ये करने से, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से, which has the material effect the current period में, अमाउंट में भी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड, अगर अमाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो डिस्क्लोज करो, ठीक है। अगर असर्टेनेबल है कि कितना तक का इफेक्ट पड़ा है, वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, अगर वो अमाउंट नहीं पता कि कितना का इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा पूरी पार्ट, द फैक्ट शुड बी इंडिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर। अगर डिस्क्लोज ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का कोई भी सवाल आता है तो आपको नोट में ये बात लिखना है। ये रटा रटा इंग्लिश लिखने के लिए 5 नंबर मिलेगा। 3 बात कहाँ है इसमें, टोटल 3 बात कहाँ है। पहला बात, एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एज अ मटेरियल इफेक्ट, यानी कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट, अगर कोई इंपॉर्टेंट इफेक्ट है तो इसी साल से या तो आने वाले साल में बताना शुरू कर दो। आपको लग रहा है कि ठीक है इस अकाउंटिंग पॉलिसी से भविष्य में ये दिक्कत होगा, भविष्य में ये दिक्कत होगा, बात क्या आता है, बताना आज से शुरू करो, ठीक है। अगर आज हो रहा तब तो बताना ही है, लेकिन अगर भविष्य में भी होगा 2 साल 3 साल बाद तो। दूसरा, उस पॉलिसी के कारण अगर कोई अमाउंट का चेंजेस आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई अमाउंट का चेंजेस आ रहा है, तो क्या वो अमाउंट और अमाउंट अगर सर्टेनेबल असर्टेनेबल असर्टेन कर सकते हैं तो अमाउंट असर्टेन करके बताओ। अगर अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि कितना का हुआ है क्या हुआ, लेकिन तुमको ये पता है कि कैसे हो रहा है और कब होगा, तो केवल फैक्ट डिस्क्लोज कर दो। क्या डिस्क्लोज कर दो, फैक्ट। और उसी चीज को नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर इस साल इंपॉर्टेंट मायने रखता है, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कितना का इम्पैक्ट पड़ रहा है, अमाउंट बताओ।
अमाउंट का नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्ट बताओ, और अगर नॉट मटेरियल इन द करेंट ईयर बट असर्टेनेबल इन द लेटर पीरियड तो सिर्फ फैक्ट बताओ। क्या बताओ कि इस साल तो पता ही नहीं है तो भविष्य में होगा तो पता चलेगा, तो बस फैक्ट बताओ कि क्यों क्या किस लिए, बात समझ तो। एग्जाम्पल देखो, a simple disclosure that an accounting policy has been changed, not much used for a reader of a financial statement. The effect of change should therefore be disclosed where a ascertainable. Suppose, main question यहाँ से start है. Suppose a company switch over to the weighted average formula for ascertaining the cost of inventory from earlier practice using the FIFO. कंपनी पहले क्या यूज करता था? FIFO. अब किस पे कूद गया? वेटेड एवरेज मेथड पे. If the value of the closing stock of FIFO method is 2 lakh and the weighted method के अकॉर्डिंग आ रहा 1,80,000, the change in accounting policy pull down the profit of value of inventory 20,000. कितना का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? 20,000 का. पहले आप कौन सा मेथड यूज करते थे? फीफो. अब आ गए वेटेड पे. अगर आज भी फीफो करते तो 2 लाख आता है, लेकिन वेटेड कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 1,80,000 आ रहा है. कोई दिक्कत नहीं है आता. अब बताओ ये क्या हो रहा है? अकाउंटिंग पॉलिसी इस ईयर चेंज हो रहा है और इसी ईयर इम्पैक्ट भी दिख रहा है, वो भी अमाउंट का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो आपको डिस्क्लोज करना है. बात समझा? तो द कंपनी में डिस्क्लोज इन द. अब कंपनी कैसे डिस्क्लोज करेगा ये देखो, फॉलोइंग मैनर. निकालना तो कितना आसान है, अगर तुमको सम्स दिया जाएगा तो तुम फीफो और वेटेड दोनों सब निकाल के बता दो कि 20,000 का डिफरेंस आ रहा है. लिखना क्या है वो देखो. द कंपनी वैल्यूड इन्वेंट्री एट लोअर of cost or net realizable value, since the net realizable value of all the item of inventory in the current year was greater than the respective cost. The company valued its inventory at cost. In the present year, the company has changed to the weighted average method, which better reflect the consumption pattern of inventory. For ascertain the inventory cost for earlier practice using the FIFO method for the purpose. The change in the policy has reduced the profit of the year value of inventory as the end by the 20,000. A change in the accounting policy is reduced if the changes is reasonably expected to have the material effect. अब 20,000 रुपया मटेरियल इफेक्ट दे रहा है आपका. In the future accounting period, even if the changes has no material effect in the current accounting period, the above requirement ensure that all the important changes in the accounting policy are actually disclosed. अब बताओ, छोटा सा बात को ऐसे करके ऐसा कितना चीज लिखना सीखेंगे हम? ये तो खुद से बना के ही लिखना है, और जो कि प्रॉपर इसके लैंग्वेज में लिखना टफ होगा, तो 2, 4, 10, 15, 20 प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. इसलिए ऐसा बोले कि कभी भी ऐसा कुछ समझ आएगा जिसमें इतना बात लिख देना. ये आगे क्या लगा देना? इन एनी चेंजेस लिखा है ना, एनी चेंजेस वहां पे लिखना अबव चेंजेस, कि ऊपर जो सम्स किए हैं अबव चेंजेस की वजह से ये तो इतना पार्ट तो कंफर्म है, उसके बाद अपना बात तो वो 5 मार्क्स तुमको दिलवा देगा. अच्छा, डिस्क्लोज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फंडामेंटल accounting assumption. If the fundamental accounting assumption going concern consistency and accrual are followed in the financial statement, specific disclosure not. अगर आप फॉलो करें तो देने का जरूरत नहीं है, नहीं फॉलो कर रहे तो आपको बताना है. If the fundamental accounting assumption is not followed, the facts would be disclosed. ये तो हम लोग को पता ही है. The principles of the consistency refer the practice of using same accounting policy
सिमिलर ट्रांजेक्शन ऑब्जर्व। ये जो दो बात थी ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पहला बात कि अगर आप गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्रूअल फॉलो कर रहे हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बता दो, और एक बार जो तरीका आप यूज किए हो वही तरीका बार बार यूज करना। ठीक है, जब पढ़ने बैठेंगे तो इसको याद ही नहीं करना, मतलब उसको पढ़ना ही नहीं। एग्जाम्पल पे आते हैं। illustration 1, in the book of the Mr. Pradhan Limited closing inventory amounted rupees 1,63,000 FIFO methods. The company decided to change FIFO method से कहा जाएगा weighted, ascertaining the cost of inventory from the year. ठीक है, on the basis of the weighted method the closing inventory amounted 1,47,000. Realizable value of the inventory is 195,000. disclose the requirement change in the accounting policy. आंसर नहीं पढ़ रहे, जितना हम लोग पढ़े उसके बेसिस पे आंसर देंगे। पहले जितना हम लोग को आता है ये देगा ही, हम लोग से बेटर आंसर देगा, हम लोग जो पढ़े उससे देंगे। क्या बोल रहे हैं, हम लोग को कह रहे हैं कि कंपनी का फीफो मेथड अगर फॉलो करता है 163 होता, अगर ये वेटेड मेथड फॉलो कर रहा है तो 147 हो रहा है, और रिलाइजेबल वैल्यू 195 हो रहा है। तो 195 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमको इसी तरह पता है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू which is very lower, बिकॉज हम लोग प्रूडेंस कंसेप्ट यूज करते हैं, और प्रूडेंस कंसेप्ट में प्रॉफिटेबिलिटी और अपोर्चुनिटी को इग्नोर करना रहता है। करेक्ट, ये बात हम लोग कैसे करना है। अच्छा, चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग फीफो मेथड से तुम्हारा क्या कहते हैं वेटेड मेथड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, जिससे अमाउंट डिस्क्लोज होकर के आ रहा है, अमाउंट का कितना डिस्क्लोज, और आप लोग यहाँ पे 16,000 रुपए का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो भी करेंट ईयर में ही हो रहा है। वो अमाउंट हम लोग को पता चल रहा है, अमाउंट नहीं पता चलता तब हम लोग फैक्ट डिस्क्लोज करते हैं। क्लियर है बात। क्या बोल रहा सॉल्यूशन, as per years for disclosure any changes in accounting policy which have the material effect would be disclosed in the financial statement. The amount by which any item in the financial statement is affected by such changes should also be disclosed to the extent of the ascertainable value. तो ascertainable है 16,000, तो तब उतरी बात नहीं। आगे क्या बोल रहा है, where such amount is not ascertainable wholly or in part the fact, ये लाइन से ऊपर है ना पढ़ा इसी बात हम बोले थे कि चीज को एज रेटिंग के ऊपर है उतना रिपीट करके लाने पे 5 मार्क्स पक्का मिलेगा, और नीचे बस वो तुमको डिफरेंस करके बताया है क्या कि द कंपनी वैल्यू इट्स इन्वेंटरी एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रिलायबल वैल्यू, यही लाइन हम बोले थे। आगे सिंस द नेट रिलायबल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम इन्वेंटरी इन द करंट ईयर was greater than the respective cost, the company valued its inventory at cost. In the present year, the company has changed its weighted average method, which better reflect the consumption pattern of inventory. For a certain inventory cost of the earlier practice using FIFO method for the purpose, the change in policy has reduced the current profit and the value of inventory by 16,000. ये मेथड चेंज करने से प्रॉफिट में भी 16,000 का असर पड़ेगा और प्रॉफिट में क्यों पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक 16,000 से घटेगा तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट भी 16,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा तो नेट प्रॉफिट भी घटेगा। और जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एसेट्स है, एसेट घटता है तो लॉस होता है, मतलब घटेगा। चलो 2, जगन्नाथ लिमिटेड हैज मेड अ राइट इश्यू ऑफ शेयर। अभी क्वेश्चन पढ़ के ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये रियलाइज करना है कि भाई राइट शेयर तो पढ़ेंगे, ये तो खुद भी राइट शेयर नहीं पढ़ना है। बस बच्चा लोग का दूसरा प्रॉब्लम, पहला लाइन पढ़ के दूसरा लाइन पढ़ के पूछने लगता है किसी तो राइट शेयर का आउट ऑफ द सिलेबस या दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल है।
क्वेश्चन पढ़ के भी जाना बोल रही कि किस स्टैंडर्ड का सवाल है। राइट शेयर ऑफ 2012 in the 2012 के या हाँ 12 in the offer document its member it has projected a surplus of 40 crore during the accounting year to 31st December. That's why 31st March December during the number. The draft result of for the year prepared on the क्या लिखा है year to year क्या लिखा है सीबीएसई बोर्ड में चलो बता दूंगी prepared on followed accounting policy and present for the present for Tubar. Wow. He tried to retire. Board of Directors showed a deficit of 10 crore. The board, in the consultation with the managing director, decided on the following: value of year and inventory at cost for 50 crore instead of वही they have to लिखा है. Method of the valuation of inventory at a prime cost 30 crore लिखा है. हाँ provide for permanent diminution in the value of investment which may taken the place over the past 5 years. The amount of the provision being 10 crore. As a chief accountant of the company was asked by the managing director to draft the note on account including the amount report of year. बोल रहा है कि पहले आप प्रॉफिट कुछ और होता है लास्ट के प्रॉफिट कुछ और निकल के आए क्वेश्चन का मेन मुद्दा सबसे बड़ा ये है जो पहला लाइन में क्लियर कर दिया है कि जगन्नाथ लिमिटेड जब राइट शेयर इशू किया था तो बोला था प्रोजेक्टेड सर्कुलर से 40 करोड़ प्रोजेक्टेड सर्कुलर होगा क्या लोग कितना 40 करोड़ है कितना लोग कमाएंगे सिर्फ कुछ नहीं है तो हम लोग 40 करोड़ कमाएंगे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ द 31st मार्च द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ठीक है फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी तो बाद में पता चलता बाद में डायरेक्टर लोग दिखा देंगे 10 करोड़ का लॉस हुआ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट क्या बताया थे 40 करोड़ लॉस कितना का हुआ है 10 करोड़ और तुमको दो रीजन दिया हुआ है कि भैया एक तो आपका इन्वेंट्री जो है तो 50 करोड़ ठीक है और दूसरा जो आपका है इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ का मजेदार बात पहला सारा देखो जो आप हाईलाइट किए थे आप बाद में पिछू लिख पहले वो बात तो आपको लिखना है जब पूरा पूरी 5 बार हाँ 3 पॉइंट रखेंगे वैसे रखने से कुछ ऐसे रखेंगे क्योंकि सब कुछ सेम सब कुछ लाइन दिया हुआ है नोट ऑन अकाउंट अब क्या होगा ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंटरी वैल्यूड एट द फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यू इन प्राइम कॉस्ट एज वाज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर दिस हैज बीन डन टू द कॉन्वेनियंस ऑफ द मोर capital intensive method of production on the account of the heavy capital expenditure during the year. As a result of change the value of inventory and valued at 50 crore and the profit for the year increased by 20 crore. क्या बोल रहा है पहला में हम लोग को पहला जो पॉइंट था वहां पे चीज क्लियर किया था कि आप जो इन्वेंट्री किए हो इन्वेंट्री वैल्यूड होना चाहिए 50 करोड़ लेकिन आप करके रखते हो 30 करोड़ बात तो अभी आप थोड़ा सा तुम लोगों को समझना पड़ेगा मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक ठीक है क्या है इकोनॉमिक बता बोलना ये चाह रहा है कि तुम पहले बोले थे कि 40 करोड़ का मेरा प्रॉफिट होगा लेकिन बाद में तुम 10 करोड़ का लॉस ही आगे खड़ा कर दे रहे
तो भैया पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि तुम जब अपना स्टॉक निकाले हो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो किस पे निकाले, प्राइम कॉस्ट पे निकाले हो कि फैक्ट्री कॉस्ट पे निकाले हो, इसी दोनों में से एक पे निकलता है, याद रखना किस पे, प्राइम कॉस्ट पे या तो फैक्ट्री कॉस्ट पे। अब बात ये आता है ये प्राइम कॉस्ट पे कम निकलता है, फैक्ट्री कॉस्ट पे कम निकलता है, और भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्यों नहीं निकलता है, अच्छा ये तो कब रिजल्ट बताते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जो इररिलेवेंट और जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद। अब बात आता है प्राइम कॉस्ट। अगर आपका कंपनी, ठीक है, अगर आपका कंपनी ज्यादा लेबर इंसेंटिव है तो प्राइम कॉस्ट पे निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट मदद कर रहा है डायरेक्ट बढ़े डायरेक्ट करो। लेकिन आपका अगर कैपिटल इंसेंटिव यानी मशीन पे ज्यादा डिपेंड करता है तो फैक्ट्री। और आज के डेट में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, सब तो अगर नहीं भी बोलता तो कॉमन बात था कि हम लोग किस पे जाएंगे, कोई दिक्कत है बात। तो उस वजह से तो पहले आपका 20 करोड़ प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, 30 नीचे होगा 50, बात समझ तो 10 करोड़ लॉस तो 10 करोड़ फायदा मिलेंगे आगे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द कंपनी has decided to provide 10 crore for the permanent diminution in the value of the investment which has been taken to the over the period of the past 5 years. The provision so made reduce the profit disclosure in the accounting by 10 crore। 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट घटा है, एक दिन में तो घटा नहीं, 5 साल में घटा, तुम एक के बार में दिखा रहे हो। ये बात बोलो कि जो 10 करोड़ घटा है पिछले 5 साल से घटते हुए आ रहा है, अचानक से नहीं हुआ है। तुम उसका इम्पैक्ट आज चार्ज कर रहे हो, बात करना है, उसका इम्पैक्ट आज चार्ज कर रहे हो, तो ये देखो। लेकिन इसमें बार बार हम बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन लिखा है ये कॉमन है। Illustration number 3. XYZ is engaged in the business of the financial service and it's undergoing tight liquidity position since the most of the assets of the company are blocked in the various claim and petition with special court। कंपनी का हालत बहुत खराब है, सारा एसेट कहीं ना कहीं गिरवी रख के रखे थे, सब एसेट कहीं ना कहीं पता ही पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, has accepted in the interport deposit, sorry, intercorporate deposit and it making its best effort to settle the deal। इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है, इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से पैसा लेता है, इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट। और अगर टाटा मोटर दो जान से हेल्प लिया है, एक लिया है टीसीएस से, एक लिया है रिलायंस से, तो जो वो टीसीएस से लिया है उसको कहते हैं इंट्रा कॉर्पोरेट डिपॉजिट। क्या कहते हैं, बिकॉज फ्रॉम सेम अपना ही रिश्तेदार लिए ना टाटा कंपनी। लेकिन जब अगर रिलायंस से कॉर्पोरेट डिपॉजिट किया है तो हम क्या कहेंगे, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आउटसाइड, क्योंकि इसमें जीएसटी की तरह इंटर इंफ्रा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा हूं, बेस्ट एफर्ट लगा रहे कि सब सेटल हो जाए। देयर वेयर क्लेम एट द वैलिड rate of interest from the lender from due date of the ICDS, the date of repayment. The company has provided interest as per the term of the contract till the due date and a note for the non-provision of the interest on the due date of repayment was affected in the financial statement on the accounting of the uncertain existing regarding the determination of the amount and absence in the specific legal obligation at the present as per the term of contract. The company considered
that this claim in the nature of the claim against the company not acknowledgeable as debt, and the same has been disclosed by the way of note in the account instead of the making a provision in the statement of profit and loss to state whether the treatment done by the company is correct or not. क्या बोलना चाह रहा था कि भैया जिस वक्त का बात कर रहा जिस वक्त तक मैंने बात करना एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके बाद वो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था तो कंपनी का क्या है कंपनी लाइन पढ़ना company considered that these claims are in the nature of claim against the company not acknowledgeable as debt. वो जो कर्जा दे रहा है जो पैसा दे रहा है कंपनी नहीं देगा हम उसको कर्ज ही नहीं मानते ऐसे बोलने से थोड़ी हो बात समझ में फिर से पढ़ा जाए चलो सॉल्यूशन मारते हैं अब बताना है कि सही है कि गलत है ऐसा लिखना AS1 accounting policy recognizes the prudence as the one of the major considerations governing the selection and application of the accounting policy in view of the uncertain attached to the future event profit not anticipated but recognized on the realized to not in the cash provision is made. All the loans liability and losses linked to the amount cannot be determined. Prudence concept का बोला था ना कि घर भविष्य का प्रॉफिट मत रिकॉर्ड करना लेकिन लॉस रिकॉर्ड करना भाई तो भविष्य का लॉस था ना जब कुछ समय तक का रेट फिक्स था उसके बाद का रेट फिक्स देगा तो प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोला था कि उस लॉस को डिटरमाइन करना एंटिसिपेट करना भले ही आपका अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइन पता उसका also as per the AS1 Act is one of the fundamental accounting analysis irrespective of the term of contract so long of the principal amount of a loan not repaid the lender cannot replace the disadvantage position of non-payment of interest in respect of the overdue amount for appropriate it is apparent that the company has an obligation on the amount of the overdue interest कंपनी डिनाई नहीं कर सकता कंपनी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और आगे क्या बोल रहा है interest in the situation the company provides the liability since it is not waived by the lender at the amount of the estimated or reasonable basis based on the fact and the circumstances of each case. However, in the respect of overdue interest amount is settled by the liability accrued, the extent and amount settled non-provision of the overdue interest liability amount violation of the accrual basis of accounting. किसका मजाक बन जाएगा एक्चुअल बेसिस का अगर आप इस टाइम का इंटरेस्ट का पैसा बन रहा था आप नहीं दे रहे और उसको नहीं रिकॉर्ड कर रहे तो एक्चुअल बेसिस तो फर्क है तो जिस साल दो बीस साल रिकॉर्ड करोगे तो क्या बोले इसके अलावा the treatment done by company of not providing the interest and reporter is not correct क्योंकि करेक्ट नहीं था अब और भी इतना पंचायत में तो तुलना करते हैं पहली बात तो प्रोडक्ट कंसेप्ट कि ठीक है एक स्पेसिफिक रेट एक स्पेसिफिक टाइम तक था उसके बाद वो स्पेसिफिक रेट नहीं था उसके बाद जो लगना था दूसरा इंटरेस्ट रेट लगना लेकिन कुछ तो पैसा आपके जेब से जाना था जो आपके लिए निगेटिव अप्रोच का खर्चा लॉस था आप उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते पहला चीज प्रॉफिट को भले रिकॉर्ड ना करो दूसरा चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन भी बात बहुत अच्छा से बताता है देखो इस बात देखिए इंसान से हम लोन लिए पहले लॉस होगा इंसान हमको बोल रहा कि आपको एक साल तक मेरे को 5% तक के इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर महीना लोन के ऊपर और एक साल के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा मेरे ठीक ना हम उनसे पूछे कितना से बढ़ेंगे ना वो हमसे पूछा कितना एक साल तो दूर के बाद अकाउंट के भरने को नहीं बोला कि 6 महीने तक आपको 5% देना पड़ेगा 6 महीना बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा हाँ ठीक है ना हम उनसे पूछेंगे 6 महीने बाद कितना बढ़ेगा ना हमको बताया ऐसा कौन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होना अगर तुम लोग को बहुत अच्छा से पता है डेट कॉन्ट्रैक्ट बताता है जो फाउंडेशन में पढ़ा है सीमेंट में पढ़ा है हमको ये बात बताता है कि अगर कंसिडरेशन डिस्क्लोज ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा ना तो ये नहीं करना कंपनी तो ठीक जाता है लेकिन अकाउंट क्या दिखाता है लीगल ज्यादा मैटर करता है कि ट्रू और फेयर क्यों ट्रू और ये ट्रू और फेयर रहने का जितना दिन लोन रखोगे भले ज्यादा रेट ना दो कम रेट ना दो 5% कुछ तो तुमको देना पड़ेगा अब कितना देना पड़ेगा वो सर्टेन नहीं है अनसर्टेन हमको पता नहीं चलता बट फिर भी आपको लिखना तो पड़ेगा ना वही बात यहाँ पे लिखता हुआ तो लिखकर
अच्छा, which of the following is not a major consideration in the selection of the application of accounting policy? इसमें से किसको ज्यादा ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट करना है? कैसे बी बी चल तू बोल रही बी। दूसरा नंबर क्या है? Adoption of the different accounting policy by the different companies operating in the same industry affect which of the qualitative character the most? क्या कर रहा है? एडॉप्शन ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय द डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाया, ऑपरेटिंग इन द सेम इंटरेस्ट, जबकि दोनों सेम काम कर रहा है कंपनी काम कर, ठीक है। अफेक्ट विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टर द मोर, किस चीज को ज्यादा इफेक्ट करेगा? रेलेवेंस को, फेथफुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को, रिलायबिलिटी को, या कंपैरेबिलिटी को? किसको किसको? Which of the following statement would not be correct in relation to disclose made in the financial statement after making any changes in the accounting policy? क्या कह रहा है? Which of the following statement would not be correct in relation to disclose to be made in the financial statement after making any changes in accounting policy? और जो पूरा पैरा था उस पैरा में से पूरा पैरा ही यहाँ पे होगा, एक लाइन बड़ा घटा के कुछ दिया होगा, ठीक है। बी नंबर पॉइंट कर रहा है, इफ अ चेंज इज मेड इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पीछे तो if a change is made in the accounting policy which is material effect on the financial statement for the current period and is reasonably expected to have a material effect in the later period, the fact of such change could be appropriately disclosed only in the later period next year in his letter। क्या बोल रहा फालतू कि अगर कोई भी चेंजेस होगा तो प्रेजेंट ईयर में करंट ईयर में करेंगे, वो तो दिखा रहे थे, अगर भविष्य में भी चेंज होगा तो आज होगा, लेटर होगा तो लेटर है, इधर बाद में चेंज होगा तो बाद में होता है, ऐसा होता है। बी ए डी, तो फोन नंबर का ठीक था डी, बी उनको ये लगा, लेकिन हम सोचे कि दोनों का आंसर सेम कैसे होगा, और इस बार का गलत बताया करेगा ना। तुम लोग पहले मेरे को ये समझाओ कि तुम दोनों से जवाब दी, ठीक है। पहले नंदनी, अच्छा नंदनी तुम रेजिडेंस क्या बोलते हो? रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? हम सर्च करेंगे प्रूफ और मोबाइल में तो पता नहीं है, कुछ तो सोचिए ना, तुम रिलायबिलिटी क्या सोचते बताएं? और करने कैसे, अब कंपैरेटिबिलिटी सोचे थे, क्योंकि अगर सेम कंपनी रहेगा तो वो कंपेयर करके देखेगा तो ना उसका दोनों हाँ। क्वालिटी पता चलेगा, लेकिन फिर ऊपर का भी आंसर होता, नीचे का भी आंसर वही होता है, इसीलिए हम नाम बोल दिया और रिलायबिलिटी बोल दिया। ये तो सेम एग्जांपल हम लोग ऊपर किए थे कि P1 P2 दो पेंट का कंपनी था,
Okay.